नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने लार्मर प्रिसाइसन पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे को हम लोगों ने समझना है इलेक्ट्रॉन स्पिन का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन स्पिन, देखिए अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये वाला समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि ये जो हम लोगों का वेक्टर मॉडल चल रहा है ये सीरीज़ में चल रहा है। देखिए जो आप लोगों का यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें वेक्टर मॉडल, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग लिखे हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए अगर एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग उनको समझना है तो ये जो टर्म्स हैं इनको अच्छे से समझना होगा, अदरवाइज़ उसके न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे को देखना, देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और इसके थ्रू एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग किस तरीके से करनी है उस चीज़ को समझना। देखो आप लोग जब बीएससी में थे तो आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, ये थ्योरी थी बोर सोमरफेल्ड थ्योरी, बोर्स सोमरफेल्ड, ठीक है, थ्योरी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है, बोर्स सोमरफेल्ड थ्योरी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। देखो ये जो बोर्स थ्योरी थी, ठीक है, बोर्स सोमरफेल्ड थ्योरी थी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की। तो इसका देखो पूरा इसमें हमने डिटेल में नहीं जाना है, इसका जो बेसिक है उसको एक बार खाली मैं बता देता हूँ। देखिए होता क्या था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे। फिर थ्योरी आगे को बढ़ी, पता चला कि इलिप्टिकल पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जब थ्योरी थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो जो बोर सोमरफेल्ड थ्योरी थी इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं और उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है कहीं पे को उनके बीच में जहाँ पे को उनकी लाइन जॉइनिंग होती है वहाँ पे को उसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन न्यूक्लियस इतना ज़्यादा डेंस होता है कि उसका जो मोशन होता है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या है कि ये एक थ्योरी पढ़ी थी, बोर सोमरफेल्ड थ्योरी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ये बीएससी में हम लोगों ने पढ़ी थी। देखो हुआ क्या, जब इस थ्योरी में रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया गया, ठीक है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन इस थ्योरी में किया गया। तो देखो जब इस थ्योरी में रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया गया तो इससे कुछ चीज़ें पता चली। ये जो थ्योरी थी ये सक्षम थी, ठीक है, किस चीज़ को समझाने के लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस होती है इसके फाइन स्ट्रक्चर को, फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो जो भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन स्पिन का कॉन्सेप्ट है उसकी थ्योरी इस तरीके से चलेगी कि जो बोर सोमरफेल्ड थ्योरी थी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की, इस थ्योरी में क्या किया गया, रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया गया, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन जब किया गया तो ये थ्योरी एकदम सक्षम थी, एबल थी, ठीक है, किसको समझाने के लिए, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उसके फाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए थ्योरी सक्षम थी। लेकिन हुआ क्या ना, देखो इस थ्योरी के दो ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। पहला ड्रॉबैक क्या था इस थ्योरी का, अभी ध्यान देना हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्पिन को समझना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन को समझना है तो थ्योरी क्या थी, बोर सोमरफेल्ड थ्योरी क्या थी, या फिर ठीक है रिलेटिविस्टिक करेक्शन क्या किया गया था, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों का यूकेपीएससी का एग्जाम होगा लैब असिस्टेंट का, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक को समझना है इसमें, ठीक। तो देखो बोर सोमरफेल्ड थ्योरी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिलेटिविस्टिक करेक्शन जब किया गया तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन के फाइन स्ट्रक्चर को समझाने में सक्षम थी। लेकिन इसके क्या थे, दो ड्रॉबैक्स थे। तो इसका जो पहला ड्रॉबैक था, पहला ड्रॉबैक क्या था, देखो ये हाइड्रोजन एटम के अलावा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी दूसरे एटम पे, इसको ना मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिख लेता हूँ, दूसरे एटम के एटम का जो फाइन स्ट्रक्चर होता है उसको नहीं समझा पाया। ये सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा था, ठीक है, जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया गया वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही था। तो हाइड्रोजन एटम के अलावा अगर मैं किसी दूसरे एटम को लूँगा उसका जो फाइन स्ट्रक्चर है वो कैसे आ रहा है, ठीक है, वो ये थ्योरी नहीं समझा पाई। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक था, देखो ये एनामोलस
एनामोलस जीमैन इफेक्ट, ठीक है, एनामोलस जीमैन इफेक्ट को नहीं समझा पाई। तो देखो दो चीज, हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी दूसरे एटम के फाइन स्ट्रक्चर को ये नहीं समझा पाई, स्पेक्ट्रल लाइन का जो फाइन स्ट्रक्चर होता है उसको ये नहीं समझा पाई। दूसरा, ये एनामोलस जीमैन इफेक्ट को नहीं समझा पाई, ठीक है। तो ये दो क्या थे इस थ्योरी के मेजर ड्रॉबैक्स थे। अगर इसमें से कुछ उतारना है तो आप लोग इसको इस तरीके से उतार लीजिए, ठीक है। तो ये इसके दो मेजर ड्रॉबैक्स थे। अब इसमें देखो आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि ये एनामोलस जीमैन इफेक्ट क्या होता है। ये हम लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। अगर आप लोग फॉरेंसिक का जो सिलेबस है उसको अगर आप लोग देखोगे तो उसमें आपको एनामोलस जीमैन इफेक्ट दिखेगा। तो ये पूरा टॉपिक ही हम लोगों ने कवर करना है। तो फिलहाल केवल इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में समझना है। तो ये जब मैं टॉपिक कवर करूँगा तो उस टाइम पे आप लोग इसको समझ लेना, ठीक, कि एनामोलस जीमैन इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है ना, ये जो दो प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन सी, ये जो पहली प्रॉब्लम थी कि ये हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी दूसरे एटम पे अप्लाई नहीं हो रहा था, और दूसरी प्रॉब्लम ये एनामोलस जीमैन इफेक्ट को नहीं समझा पाया था। इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देखिए दो साइंटिस्ट थे, इनके नाम की जो स्पेलिंग है, एक मिनट रुकना, हाँ, ये है गॉडस्मिथ, GOUDSMIT, गॉडस्मिथ, और यूलेनबेक, UHLENBECK। अब देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, आप लोग जैसे भी बोलेंगे आप लोग समझ जाना, गॉडस्मिथ और यूलेनबेक। तो देखिए गॉडस्मिथ और यूलेनबेक ने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज स्पेयर, ठीक है, क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज स्पेयर की तरह क्या करें, कंसिडर करें। हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक चार्ज स्पेयर है, मींस जैसे एक फुटबॉल होती है, ठीक है, तो पूरी चार्ज फुटबॉल, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया गया, एक चार्ज स्पेयर मान लिया गया, ठीक है। और ये जो चार्ज स्पेयर होगा ना कुछ इस तरीके से, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक चार्ज स्पेयर है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज स्पेयर अपनी स्पिन पे, मान लो ये इसकी स्पिन है, तो ये अपनी स्पिन पे क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, गोल गोल करके घूमेगा अपनी स्पिन पे। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है, तो उसी तरीके से क्या होगा, ये जो चार्ज स्पेयर है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, अपनी स्पिन पे क्या करेगा, रोटेशन करेगा। ये किसने माना, गॉडस्मिथ और यूलेनबेक ने कंसिडर किया कि इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया जाए, एक चार्ज स्पेयर मान लिया जाए, जो क्या करेगा, अपनी स्पिन पे क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या ना, देखो अगर ये अपनी स्पिन पर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो यहाँ से दो चीज़ें पैदा हो जाएंगी, ठीक है, याद रखना दो चीज़ें यहाँ से पैदा हो जाएंगी, उनको मैं यहाँ पे को लिख रहा हूँ। पहली चीज़ क्या पैदा होगी, ठीक है, अगर ये अपनी स्पिन पर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो इसका खुद का एक एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, इसका खुद का क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसका खुद का क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो पूरी कहानी जो चल रही है वो आप लोगों की समझ में आ रही होगी कि जो बोर सोमरफेल्ड थ्योरी थी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की, उसमें जब रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया गया तो ये थ्योरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन के फाइन स्ट्रक्चर को तो समझा सकती थी, लेकिन उसके अलावा ये किसी दूसरे एटम पे अप्लाई नहीं हो पा रही थी, ठीक है। दूसरा क्या था, ये एनामोलस जीमैन इफेक्ट को नहीं समझा पा रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट जो थे गॉडस्मिथ और यूलेनबेक, उन्होंने ये माना कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, एक चार्ज स्पेयर मान लेते हैं, जो अपनी स्पिन पे क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा। अगर ये अपनी स्पिन पर रिवॉल्यूशन करेगा तो दो चीज़ें पैदा हो जाएंगी। क्या क्या पैदा हो जाएगा, एक तो एंगुलर मोमेंटम पैदा हो जाएगा, दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैदा हो जाएगा। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है इसी को बोला जाता है क्या, स्पिन। यहाँ पे को लिख देता हूँ, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसको कैपिटल एस वेक्टर से डिनोट किया जाता है, ठीक। अब जो एल एस कपलिंग, जे कपलिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे एल एस कपलिंग। तो अब यहाँ पे को ये जो एस होगा वो दरअसल क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे जे कपलिंग पढ़ेंगे तो वैसे ही एक जे का टर्म आएगा, एल का टर्म आएगा। ये जो एल का जो टर्म था ये इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एल वेक्टर क्या होता है, ठीक। एस वेक्टर क्या होता है वो यहाँ पे को आप लोगों के सामने आएगा कि ये जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन में पैदा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक हो गया। और ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम पैदा होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैदा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पे को मोमेंटम आएगा, यहाँ पे को मोमेंट आएगा, ठीक हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू, इसके बेस पे स्मॉल एस, म्यू एस वेक्टर। अब देखो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे को जो कैपिटल एस वेक्टर है इसकी वैल्यू दी जाती है, कैपिटल एस वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको याद भी कर लेना आप, एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे को ये वैल्यू कैसे निकली, ठीक है, इस पे हम लोगों ने अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो तो आप लोग जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे को अपने आप उसका क्या होगा, डेरिवेशन होगा, तो आप लोग समझ जाओगे। तो एस वेक्टर इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ठीक। और दूसरा क्या होता है इसमें, देखिए अच्छा, जो यहाँ पे को स्मॉल एस होगा, स्मॉल एस, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस हाफ, सॉरी इसकी वैल्यू होगी क्या, हाफ, ठीक है। और ये होता क्या है, ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू हाफ होगी, अगर मैं यहाँ पे को हाफ वैल्यू रखूँगा तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 ये आ जाएगा √3/2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये एक मिनट, यहाँ पे को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुकना, हाँ ये इसको मैं ऊपर पे को लिख देता हूँ। देखिए इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे को अगर मैं एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई रखूँगा, एस के बदले हाफ रखूँगा, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी, इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है, ये निकलेगी √3/2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, कितनी निकलेगी, √3/2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। देखिए ये चीज़ है ना, आप लोग डायरेक्ट रट लेना, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, कि जो एस वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब देखिए ये है क्या, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक। देखिए इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे को बढ़ाते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो एस वेक्टर है ना, इसका हम लोग जेड कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, जेड कंपोनेंट। अब देखिए मैं जेड कंपोनेंट क्यों ले रहा हूँ, अगर पिछला वीडियो देखा है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने जेड कंपोनेंट क्यों लिया है। क्योंकि देखो जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, उसकी जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वो जेड एक्सिस में लेते हैं, तो इसलिए मैं इसका कौन सा कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, जेड कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। तो देखिए इसका जो जेड कंपोनेंट होगा, एक काम कीजिए, अगर आप लोगों ने कुछ भी उतारने हैं तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसका जो जेड कंपोनेंट होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ अब, तो देखिए इसका जो जेड कंपोनेंट होगा वो होगा एस जेड करके मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये होगा एस जेड इक्वल्स टू एम एस इंटू एच अपॉन 2 पाई। अच्छा, यहाँ से हम लोगों के पास ना कुछ टर्म्स आ चुके हैं, इन टर्म्स को आप लोग याद रखना। देखो पहला जो टर्म आया, इससे पहले के वीडियोस में भी मैंने कुछ टर्म्स लिखाए थे, उसको भी आप लोग ध्यान में रखना। पहला जो टर्म आया वो आया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये क्या था, कैपिटल एस वेक्टर। दूसरा था स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, मोमेंट। तो ये था म्यू एस वेक्टर। तीसरा यहाँ पर को जो टर्म आएगा ये आएगा एम एस, ठीक है, एम एस। तो देखो यहाँ पे कोई जो एम एस होता है ये क्या होता है, ये स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ये क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये एम एस। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है +12 एम एस। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है +12 और -12। तो इन दो वैल्यूज़ को भी आप लोग याद रखना, क्योंकि
एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, कि जो जेड कंपोनेंट होता है, और ये ठीक वैसा ही है जैसा एल जेड हम लोगों ने निकाला था इसके पहले वीडियो में। तो एस जेड इक्वल्स टू एम एस इंटू एच अपॉन 2 इंटू 2 पाई, और एम एस क्या होगा +½ और -½ इसकी केवल क्या होती हैं 2 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक हो गया। अब देखो होता क्या है ना, जो इससे पहले के वीडियो में हमने निकाला था एल जेड, एल वेक्टर का जेड कंपोनेंट, ठीक है, तो ये कितना निकला था, ये निकला था एम एल इंटू, देखो फॉर्मूले सेम बनेंगे सब में, एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई बना था। होता क्या है कि जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, मैंने आप लोगों को बताया था गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब ध्यान देना, हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो बनता है आप लोगों का किसका, म्यू एस अपॉन एस और म्यू एल अपॉन एल, ठीक है, ये क्या है गायरोमैग्नेटिक रेशियो है। तो जो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई कि म्यू एस अपॉन एस की जो वैल्यू होती है वो म्यू एल अपॉन एल की ट्वाइस होती है, ठीक है, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन से आएगी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो म्यू एस की वैल्यू कितनी निकलेगी, म्यू एस इक्वल्स टू, ठीक है, ये एस इस साइड चले जाएगा, ये निकलेगा 2s इंटू म्यू एल अपॉन एल वेक्टर, ठीक है, या फिर इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखो, खाली मैग्नीट्यूड ले लो इसका, म्यू एस इक्वल्स टू 2s, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकना इसमें, हाँ, म्यू एल अपॉन एल ये होता है आप लोगों का म्यू एस अपॉन एस इक्वल्स टू माइनस, अच्छा इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा, ठीक है, म्यू एल अपॉन एल। इससे पहले जो वीडियो था उसमें देखना एक बार, म्यू एल अपॉन एल, एक मिनट रुकना, यहाँ पे को थोड़ा सा गलत हो रहा है। देखिए जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो हम लोग ने निकाला था, ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो निकला था, हाँ ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो था, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि म्यू एस अपॉन एस, ठीक है, इसका जो रेशियो है ये म्यू एल अपॉन एल के रेशियो का दुगना होता है, ठीक है। अब देखो म्यू एल अपॉन एल ये किसके इक्वल था, ये ई अपॉन 2m के इक्वल था, ठीक है, तो यहाँ पर से जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी म्यू एस अपॉन एस इक्वल्स टू 2, ठीक है, ई अपॉन 2m। तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू निकालते हैं तो एस उस साइड चला जाएगा 2s इंटू ई अपॉन 2m, ठीक है, 2s इंटू ई अपॉन 2m। अब देखिए यहाँ पे को मैं एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये जो माइनस साइन आप लोगों का यहाँ पे को इंट्रोड्यूस होता है वो क्यों होता है, देखिए ये जो एस वेक्टर है, एस वेक्टर क्या था, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये जो स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है म्यू एस वेक्टर, तो म्यू एस वेक्टर और एस वेक्टर इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे को क्या करते हैं माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। न्यूमेरिकल करते टाइम इसको अगर आप ना भी रखो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है हम लोग की सेम आएगी, बस वो आप लोग ऑप्शन में देख लेना माइनस में है या फिर प्लस में है, ठीक। तो म्यू एस इक्वल्स टू कितना निकलेगा, -2s इंटू ई अपॉन 2m, ठीक, ये हो गया। इसको देखिए नेगेटिव साइन तब इंट्रोड्यूस करना जब आप इसको वेक्टर के टर्म्स पे लिखोगे इस तरीके से, ठीक, अदरवाइज आपको नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, देखिए ये जो म्यू एस है, म्यू एस इक्वल्स टू, ठीक है, ये बनेगा आप लोगों का, देखिए ई अपॉन 2m तो चलो ऐसा ही है, ई अपॉन 2m इंटू ये एस वेक्टर ऐसा ही रहेगा, तो यहाँ पे को 2 के बदले ना मैं रखता हूँ g, ठीक है, जी एस माइनस ये आ जाएगा आप लोगों का माइनस जी एस। तो ये जो जी एस है ना इसको मैंने किसके बदले रखा था, मैंने 2 के बदले रखा था। तो इससे ना इसको एक चीज़ आप लोग याद कर लेना कि ये जो जी एस है ये होता है स्पिन जी फैक्टर, स्पिन जी फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये जो स्पिन जी फैक्टर है इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, ये आ जाएगा क्या स्पिन जी फैक्टर।
अब इसको बोर्स मैग्नेटोन के टर्म पे निकालते हैं एक बार, ठीक। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। देखिए इसको मैं बोर्स मैग्नेटोन के टर्म पे निकालूंगा तो किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले देखिए कि जो बोर्स मैग्नेटोन होता था उसकी वैल्यू क्या होती थी, ठीक है। इसको साइड में एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। बोर्स मैग्नेटोन होता था म्यू बी इक्वस टू, ये वैल्यू आप लोग याद रख लेना, ई एच अपॉन, ये इससे पहले के वीडियो में भी मैंने बताई थी 4 पाई एम, ठीक है। तो ई एच अपॉन 4 पाई एम, तो यहाँ से म्यू बी अपॉन ठीक है एच कितना आ जाएगा, ये एच इस साइड आया तो ये हो जाएगा ई अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, म्यू बी, ठीक है, म्यू बी अपॉन एच इक्वस टू ई अपॉन, देखिए 4 को मैं 2 इंटू 2 लिखता हूँ, 2 पाई इंटू 2m में लिख लेता हूँ। अब अभी हम लोग ने देखा था ई अपॉन 2m, ठीक है। इस सेक्शन को देख लीजिए, 2 पाई ऐसे ही रहा, ई अपॉन 2m ये आ गया। इस 2 पाई को मैं ऊपर लेके आता हूँ तो म्यू बी इंटू 2 पाई अपॉन एच इक्वस टू कितना निकलेगा, ई अपॉन 2m निकल जाएगा। तो ये जो ई अपॉन 2m की वैल्यू निकली कितनी, म्यू बी इंटू 2 पाई अपॉन एच, तो इस वैल्यू का यूज़ करके बोर मैग्नेटोन के टर्म्स पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आप लोगों का, म्यू एस इक्वस टू, देखिए ये था माइनस जी एस इंटू म्यू बी, ठीक है, इंटू म्यू बी, सॉरी म्यू बी, जी एस इंटू ई अपॉन 2m इंटू एस वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के टर्म्स पे लिखेंगे तो एस वेक्टर। तो एक काम करते हैं, ई अपॉन 2m की वैल्यू यहाँ पे को पुट कर देते हैं, ई अपॉन 2m की ये वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ रख देते हैं। तो म्यू एस इक्वस टू कितना हो जाएगा, माइनस जी एस, ठीक है, ये आ जाएगा म्यू बी इंटू 2 पाई अपॉन एच इंटू एस वेक्टर, ठीक। तो इसके बाद देखिए, एक तो ये हो गया, ये म्यू एस वेक्टर हो गया। अब मैं इसका जेड कंपोनेंट लूँगा, जैसे हमने इससे पहले के वीडियो में क्या किया था कि एल वेक्टर निकाला था, उसका जेड कंपोनेंट लिया था, ठीक है। म्यू एल वेक्टर का भी जेड कंपोनेंट लिया था। जेड कंपोनेंट क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जेड एक्सेस में लगा रखी है, ठीक। तो इसका भी जेड कंपोनेंट लूँगा, तो जेड कंपोनेंट होगा म्यू एस जेड, ठीक है। ये जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, म्यू एस वेक्टर के जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जेड कंपोनेंट है तो फिर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, ये हो जाएगा माइनस जी एस, ठीक है, इंटू म्यू बी जी एस इंटू म्यू बी। देखिए 2 पाई अपॉन एच को मैं अपॉन में लिखता हूँ, अपॉन में लिखूंगा तो ये 2 पाई क्या होगा, एच के अपॉन में आ जाएगा एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इंटू एस के बदले क्या आ जाएगा, एस जेड, यानी कि एस का जेड वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। और एस का जो जेड वाला कंपोनेंट होता है वो आप लोगों को पता है कितना होता है, म्यू एस इंटू म्यू बी अपॉन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसका जो जेड कंपोनेंट होगा ये होगा एम एस इंटू एच अपॉन 2 पाई, ये अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हम लोगों ने। तो एच अपॉन 2 पाई से एच अपॉन 2 पाई कट गया, तो म्यू एस जेड इक्वस टू कितना निकला, जेड कंपोनेंट जो है ये निकला माइनस जी एस इंटू म्यू बी इंटू एम एस, ठीक है। देखिए ये एस बी एस ये इनके बेस पे लिखा होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या बनता है, ये बनता है आप लोगों का क्या, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस जी एस म्यू बी इंटू एम एस, ठीक है। अब देखिए जी एस की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, जी एस इक्वस टू कितना होता है, 2 होता है। और ये जो एम एस है इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को अगर मैं रख दूं तो ये कितना निकल जाएगा, म्यू एस जेड इक्वस टू ये निकलेगा माइनस, ठीक है, जी एस के बदले मैंने कितना रख दिया, जी एस के बदले मैं रख दूंगा 2 माइनस 2 इंटू म्यू भी ऐसा ही रहेगा इंटू एम एस के बदले एक बार प्लस हाफ रखो, एक बार माइनस हाफ, तो मैं यहाँ पे को क्या करता हूँ प्लस माइनस लगा देता हूँ हाफ, तो 2 से 2 कटा, तो म्यू एस जेड इक्वस टू ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस म्यू बी, ठीक है। तो देखिए ये जो
इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन थी, इलेक्ट्रॉन को हमने एक स्फीयर कंसिडर किया था और ये माना था कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा। तो उससे दो चीज़ पैदा हो जाएगी, एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर और स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू एस वेक्टर। तो इसका जो स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, ये स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू निकलती है वो बोर मैग्नेटोन के इक्वल निकलती है, प्लस म्यू बी और माइनस म्यू बी। तो ये जो थ्योरी थी यहाँ से क्या होता है, ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर जाती है। किस किस चीज़ को? पहला जो ड्रॉबैक था, पहला ड्रॉबैक क्या था कि हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे एटम पे अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो ये अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक चार्ज स्पेयर मानेंगे तो म्यू एस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस म्यू भी निकलेगा, ठीक है, बोर मैग्नेटोन के इक्वल निकलेगा। तो ये क्या होगा, हम हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एनामोलस जीमैन इफेक्ट को नहीं समझा पाया था, जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन था, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनामोलस जीमैन इफेक्ट को भी समझा सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब एनामोलस जीमैन इफेक्ट में किस तरीके से इसका यूज़ होता है वो उस वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो फिलहाल क्या था कि इसमें से कुछ जो बातें थी उनको ध्यान रखना। देखो, पहली चीज़ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये अभी एल एस कपलिंग में काम आएगा, एस वेक्टर। स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू एस वेक्टर, इन टर्म्स को आप लोग याद रखना। स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एस, ठीक। और एम एस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्लस माइनस हाफ होगी, इस चीज़ को याद रखना। म्यू एस जेड इक्वल्स टू कितना निकलता है, प्लस माइनस म्यू भी निकलता है, इसको याद रखना। ये डायरेक्ट आप लोगों के जो MCQ बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, वहाँ पे को पूछा जाएगा। इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। म्यू एस जेड इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है, इसको आप लोग याद रख लेना। एग्जाम में देखिए 4 क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, म्यू एस जेड की वैल्यू क्या होती है, इसके 4 ऑप्शन आएंगे। जैसे एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन में क्या होगा कि यहाँ पर कोई ml दे दिया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में क्या होगा कि ठीक है, यहाँ पे को प्लस दे दिया। तो इस तरीके से क्या बनेंगे, जो 3-4 ऑप्शन हैं वो सेट किए जाएंगे, या फिर डायरेक्ट कुछ वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं। तो फिलहाल इसमें जितना हम लोग ने पढ़ा है, इनके जो फॉर्मूले बनते हैं उनको आप लोग याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन स्पिन हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आएंगे, उसके बाद क्या होता है, सीधे हम लोग किस पे आ जाते हैं, एल एस कपलिंग और जे कपलिंग में आ जाते हैं। अब देखिए सिलेबस में एल एस कपलिंग और जे कपलिंग सब है, वेक्टर मॉडल है, एल एस कपलिंग जे कपलिंग है। तो इसका मतलब देखिए 75 क्वेश्चंस आने हैं फिजिक्स में, और सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिलेबस कम है इसका। तो इसका मतलब ये मान के चलिए ना, एल एस कपलिंग जे कपलिंग से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं ये वाले टॉपिक से। तो एल एस कपलिंग तक जैसे पहुंच जाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पढ़ते हैं, एल एस कपलिंग तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों का, एल एस कपलिंग और जे कपलिंग में ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एक दिन में वो भी निपट जाएगा। तो हाँ, एक दिन हम लोगों का थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चीज़ हम लोग ने देखना पड़ेगा, तो आप लोग को वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, इनको आप लोग सीरीज़ में ही देखिएगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज़ चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।